जंतुओं में पोषण। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन जीव को वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस एवं सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार। भोजन की प्रकृति तथा उससे उपयोग करने के तरीके के आधार पर जंतुओं में निम्नलिखित 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। ये हैं पूर्णभोजी पोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण अर्थात पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तथा मृतजीवी अर्थात सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। पूर्णभोजी न्यूट्रिशन। होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्दों होलो तथा जोइक से मिलकर बना है। होलो शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, तथा जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा, एनिमल लाइक, अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। पूर्णभोजी पोषण या प्राणी सम पोषण कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। शाकाहारी अर्थात हार्बिवोरस। इस प्रकार के जंतु पेड़ पौधे एवं उसके अन्य भागों या उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़ आदि। मांसाहारी अर्थात कार्निवोरस। इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी आदि। सर्वाहारी अर्थात ओमनिवोरस। इस प्रकार के जंतु पौधों और जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मानव। अपमार्जक अर्थात स्कैवेंजर्स। इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को अपमार्जक कहते हैं और मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को अपमार्जन अर्थात स्कैवेंजिंग कहते हैं, जैसे सियार, लकड़बग्घा, गिद्ध, चील आदि। अपमार्जक मृत जंतुओं का भक्षण कर उन्हें सड़ने से बचाते हैं और इस प्रकार वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। परजीवी पोषण अर्थात पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से पैरा एवं साइटोस से मिलकर बना है। इसका पैरा का अर्थ है पास, बगल या पार्श्व तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन अपने के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने वाले जीव पैरासाइट कहलाते हैं और जिस जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे होस्ट कहते हैं। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरवेल तथा अन्य जंतुओं जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम आदि पाया जाता है। परजीवियों को द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल के रूप में होते हैं। मृतोपजीवी। ग्रीक शब्द सैप्रोस का अर्थ अवशोषण अर्थात टू ऑब्जॉर्ब होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करके भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करने में मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अनेक फंगी, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में पोषण विधि द्वारा
पोषण इस विधि द्वारा होता है। मृत जीवी को अपघटक अर्थात डिकम्पोजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जटिल लड़ुओं का विघटन करते हैं। मृतोपजीवी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनकी उपस्थिति में पृथ्वी मृत पदार्थों के ढेर से बची रहती है। मृत जीवी सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में विघटित कर उन्हें वातावरण में छोड़ देते हैं। हरे पेड़ पौधे पर्यावरण से इन पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं। इससे जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण। प्राणी संपोषण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं। अंतर्ग्रहण अर्थात इंजेस्टन, भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। डाइजेशन अर्थात पाचन, इंजेशन, डाइजेशन। ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील पदार्थ अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रिया द्वारा तरल, सरल, छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण अर्थात एसिमिलेशन, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्यों के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर वंचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इजेक्शन अर्थात बहिष्करण, मल के रूप में अनपचे भोजन के गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग करने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। भोजन और उसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। भोजन को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। भोजन के अवयव अर्थात कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। भोजन के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल साल्ट, विटामिन्स तथा वाटर। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। इसका आधारभूत सूत्र CH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 79% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, अरबी, मांस आदि हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकराइड्स, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सबसे अधिक सरल होते हैं। इनका आधारभूत सूत्र CH2O होता है। मोनोसैकराइड्स के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं: ट्रायोज जैसे ग्लीसरैल्डिहाइड, टेट्रोज जैसे इरेथ्रोज, हेक्सोज जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आदि। डाइसैकराइड, यह मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। इसका आधारभूत सूत्र है C12H22O11 होता है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि डाइसैकराइड के प्रमुख उदाहरण हैं।
पॉलीसैकेराइड्स यह अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनता है। इसका आधारभूत सूत्र C6H11O5 होता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं। यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलिसिस द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन आदि पॉलीसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत होते हैं। ये स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। ये वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं। यह डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है। यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा ईंधन का काम करते हैं। ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। शरीर में वसा के उपयोग के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले विकार। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर के वजन में वृद्धि होती है तथा मोटापा से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है तथा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है। इससे यकृति अर्थात किडनी एवं नाड़ी संस्थान के क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाती है। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो एसिड के विभिन्न संयोगों से होती है। ये अमीनो अम्ल शरीर के उचित पोषण के लिए नितांत ही आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे वर्जीलियस 1938 ने किया था। प्रोटीन का कार्य केवल संरचनात्मक पदार्थ ही नहीं है वरन यह अन्य प्रक्रियाओं को भी संपन्न करता है। यह शरीर का लगभग 15% भाग हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भोजन में इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग अर्थात मेरामस तथा क्वाशियोरकॉर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन के प्रकार। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन तथा डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइड, ग्लोब्युलिन आदि। संयुग्मी प्रोटीन अर्थात कंजुगेटेड प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी होता है संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन वैसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन के कार्य। यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रिया में एंजाइम का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है। यह एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। प्रोटीन के प्रकार। एंजाइम और प्रकार्य। परिवहन प्रोटीन। एंजाइम जैव उत्प्रेरक शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। परिवहन प्रोटीन यह रक्त में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है। संकुचनशील प्रोटीन यह गति तथा चलन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करता है। हार्मोन। कुछ प्रोटीन हार्मोन प्रोटीन होते हैं। ये हार्मोन अनेक शारीरिक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन ये कोशिकाओं तथा ऊतकों में संरचनात्मक भाग लेते हैं। रक्षात्मक प्रोटीन यह संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, जैसे
प्रतिजैविक। फैट प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडा, कली, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी आदि। फैट वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यह जल में पूर्णतः घुलनशील होता है, लेकिन यह कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है। क्षार द्वारा इसका पायसीकरण अर्थात इमल्सिफिकेशन हो सकता है। वसा के प्रकार। वसा को उनके स्रोत के आधार पर दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है: जंतु वसा तथा वनस्पति वसा। जंतु वसा दूध, पनीर, अंडा, मछली में पाया जाता है, जबकि वनस्पति वसा वनस्पति तेलों में उपलब्ध होता है। वनस्पति तेल अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी इत्यादि से प्राप्त होते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं: संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल तथा वनस्पति तेलों में मिलते हैं। नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल संतृप्त वनस्पति तेलों के उदाहरण हैं। अधिकतर असंतृप्त वसा जंतु वसा होते हैं। यह सामान्यतः जैसे मक्खन। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। मनुष्य के आहार में मक्खन तथा घी जैसे संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि संतृप्त वसा आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे धमनी काठिन्य अर्थात आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप तथा हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वसा के कार्य। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। यह खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है तथा आहार को रुचिकर बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा के स्रोत। वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल, घी आदि हैं। वसा की कमी से होने वाले विकार। मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में ह्रास होता है तथा शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, जिससे हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप इत्यादि हो जाता है। विटामिन। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है, जैसे ABCDE आदि। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं तथा इसकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का नियंत्रण करते हैं। विटामिन के प्रकार। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी तथा विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता तथा इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से होती है। विटामिन ए, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम एक्सेरोफाइकॉल
तथा अणुसूत्र C12H29OH है। यह विटामिन वसा में घुलनशील है तथा यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी होने से श्वास नली तथा पाचन नली की उपकलिकाएं रुग्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी अर्थात नेक्टोलोपिया, आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग भी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक तथा बालिकाओं को इसकी दैनिक आवश्यकता 60 mg होती है। विटामिन बी समूह। यह जल में घुलनशील 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन B1 अर्थात थायमिन। इस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है। यह जल में घुलनशील होता है। मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। खमीर, गाजर, गेहूँ, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियाँ आदि विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन। इस विटामिन का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। साथ ही साथ ओठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन हो जाता है। दूध, मटर, सेम, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि विटामिन 2 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B6। विटामिन B5। अर्थात नियासिन। इस शरीर का रासायनिक नाम नियासिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है तथा मानसिक विकार तथा पाचन प्रक्रिया में खराबी आ जाती है। अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज की बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B6 पायरोक्सिन। इस विटामिन का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से होने से शरीर में वृद्धि अवरोध हो जाता है और व्यक्ति अनीमिया का शिकार हो जाता है। हरी सब्जी, मांस, कलेजी इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। यह RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्तता अर्थात अनीमिया रोग हो जाता है। इसकी अधिक कमी होने की स्थिति में शरीर में स्नायुविक दोष आ जाता है। मांस, कलेजी, दूध आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। मानव शरीर में इसकी कमी होने से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की किरणें अर्थात UV रेज त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन D में परिवर्तित कर देती है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन C अर्थात स्कर्बिक एसिड।
इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। यह जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसम्मी, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। इस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है और इसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। यह अंकुरित दानों जैसे गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के, फिलोक्विनोन। इस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और नैफ्थेक्विनोन है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का अर्थात ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरे पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन पी अर्थात निकोटिनामाइड। इस विटामिन का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है। यह जल में अविलेय विटामिन है। यह विटामिन सी के साथ श्वसन तंत्र में भाग लेता है। यह हड्डियों तथा दांत की वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर को विषैले पदार्थों में पचाता है, विषैले पदार्थों से बचाता है। इस विटामिन की कमी होने से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं और उनमें प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। यह विटामिन नींबू, नारंगी, अंगूर इत्यादि फलों तथा इन फलों की छाल के गूदे में भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन के कार्य। उपापचयी क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी है। विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारक एंजाइम के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीनों का संयोजन करते हैं। इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के भंजन से होता है। ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का मोचन करते हैं। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं। यद्यपि खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती परंतु इसकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। खनिज लवण के कार्य। लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है। इसी से जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं में आयन संबंधों का कार्य करते हैं। कई ऊतक रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में ये भाग लेते हैं। हृदय स्पंदन, चेता संवाहन, पेशी संकुचन आदि में ये महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज। सोडियम। यह मुख्यतः कोशिका बाह्य द्रव में घनायन के रूप में होता है तथा यह निम्नलिखित कार्यों में संबद्ध होता है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण तथा शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। स्रोत। सोडियम का मुख्य स्रोत नमक, मछली, अंडे, मांस, दूध आदि हैं। दैनिक आवश्यकता 2.5 ग्राम प्रतिदिन। पोटेशियम। यह सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। यह निम्न प्रक्रियाओं में भाग लेता है। कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना। कैल्शियम। यह विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह रुधिर के
स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पेशी संकुचन से संबद्ध होता है। यह पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, चना, रागी, मछली, कसावा आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता लगभग 1.2 ग्राम है। फास्फोरस, यह मानव शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत आवश्यक है। दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, राई, आटा, कलेजी, गुर्दे आदि फास्फोरस प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। मानव शरीर के लिए इसकी दैनिक आवश्यकता 1.2 ग्राम है। लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो रुधिर में ऑक्सीजन का संवाहक है। लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है। इसकी कमी से शरीर में क्षीणता आ जाती है तथा अत्यधिक थकान महसूस होने लगती है। अनीमिया की तीव्र अवस्था में आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, भूख नहीं लगना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। यकृति लौह का सर्वोत्तम स्रोत है। इसकी अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में भी यह लौह तत्व पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में लगभग 20 मिलीग्राम लोहा आवश्यक होता है। लोहा ऊतक ऑक्सीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। आयोडीन, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से घेघा या गॉइटर नामक हीनता जन्य रोग हो जाता है। गॉइटर के बाद क्रेटिनिज्म की अवस्था आती है जिससे प्रभावित व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगता है। इससे उसका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि है। वाटर, यह जल मानव आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग जल का बना होता है। उल्टी तथा अतिसार में मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था में डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। जल मानव शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। यह एक अच्छा विलायक है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों तथा तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित हों संतुलित आहार कहलाता है। यह व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में जब वृद्धि तेज होती है तब अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रौढ़ावस्था में अपेक्षाकृत कम भोजन की आवश्यकता होती है। पुरुष और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन लेना चाहिए। इसी प्रकार शीतकाल या ठंडी जलवायु में ग्रीष्मकाल या गर्म जलवायु की तुलना में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करते हैं और सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं उनके भोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अंडर न्यूट्रिशन,
लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम लेने से उत्पन्न स्थिति को अल्प पोषण कहते हैं, अर्थात अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। ओवर न्यूट्रिशन अर्थात अतिशय पोषण। लंबी अवधि तक अत्यधिक भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मोटापा, धमनी काठिन्य, रक्त संबंधी विकार, मधुमेह आदि हो जाते हैं। अनबैलेंस्ड डाइट, जब आहार में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में तथा कुछ पोषक तत्व नगण्य मात्रा में उपस्थित हों तब ऐसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। विशिष्ट पोषक तत्व की कमी, आहार में किसी पोषक विशेष की कमी अथवा अभाव होने से विशिष्ट हीनताजन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मानव शरीर के तंत्र, शरीर के भीतर ऐसे अंगों के कई समूह होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर और एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के इस समूह को तंत्र अर्थात सिस्टम कहा जाता है। शरीर की क्रियाएं निम्नलिखित तंत्रों द्वारा संपादित होती हैं। पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशी तंत्र। पाचन तंत्र, भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का निर्माण पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से होता है और उन पोषक पदार्थों की इकाइयाँ आमाप के आपस में निर्जलीकरण बंधों से जुड़ी होती हैं। वे जल से प्रतिक्रिया कर छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाती हैं और शरीर उन्हें खपने योग्य दशा में परिवर्तित कर लेता है। यही समस्त क्रिया पाचन कहलाती है। अतः ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रिया द्वारा तरल, सरल एवं छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को डाइजेशन कहते हैं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है। आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल, संबद्ध पाचन ग्रंथियां अर्थात एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल, मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो माउथ से शुरू होकर एनस में समाप्त हो जाती है। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक तथा इंटेस्टाइन। बकल कैविटी, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती एक मोटी तथा मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर अर्थात पैपिलैक पाए होते हैं जिन्हें टेस्ट बड कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं अर्थात टेस्ट बड द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग से अर्थात कंठ के निकट के भाग से कड़वे स्वाद तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत थेकोडोंट, डाइफायोडोंट तथा हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं।
थेकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट। दर्द गर्त दंती से तात्पर्य अर्थात थेकोडोंट से तात्पर्य है कि ये जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। डायोफाइडोंट से तात्पर्य है कि ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, जबकि विषम दंती अर्थात हेट्रोडोंट से तात्पर्य ये 1 से अधिक प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे दांत बाईं ओर पाए जाते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक अर्थात इंसाइजर्स, 1 रदनक अर्थात कैनाइन, 2 अग्रचवर्णक अर्थात प्रीमोलर तथा 3 चवर्णक अर्थात मोलर दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर सबसे आगे चपटे व धारदार होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। कैनाइन नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ते हैं। अग्रचवर्णक प्रीमोलर तथा मोलर्स भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, पहले शैशवावस्था में जिनकी संख्या 20 होती है। शैशवावस्था के दांत मिल्की टूथ कहलाते हैं। वयस्कावस्था में निकले दांत अस्थायी दांत अर्थात परमानेंट टूथ कहलाते हैं। मनुष्य का दांत इंसाइजर्स 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे। कैनाइन्स 1 नीचे 1 ऊपर। प्रीमोलर 2 एक साइड के ये हैं। प्रीमोलर 2 होते हैं ऊपर, 2 नीचे, और मोलर 3 होते हैं और 3 ऊपर 3 नीचे। इस प्रकार ये 8 हो जाते हैं। 16 दांत ऊपर नीचे पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। क्राउन, ऊपरी भाग क्राउन होता है, मध्य का भाग नेक तथा निचला भाग जड़ अर्थात रूट। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे क्राउन या सिर कहते हैं। रूट तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा अर्थात नेक कहलाता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है रूट कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। मुख गुहा का पिछला भाग अर्थात ग्रसनी कहलाता है। फेरिंग्स कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। निगल द्वार अर्थात गलेट जो आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रासनली में खुलता है, तथा कष्ट द्वार अर्थात ग्लॉटिस जो श्वास नली अर्थात ट्रैकिया में खुलता है। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो इपीग्लॉटिस कहलाती है। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठद्वार को ढक लेती है और जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ग्रास नली ओसोफेगस, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वारा अर्थात गलेट द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशी या तथा संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है जिसे क्रमाकुंचन अर्थात पेरिस्टोलोसिस कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है। यह
बाइलोब्लेड सैक जैसी रचना होती है अर्थात द्विपालिका थैली है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। कार्डियक तथा पाइलोरिक के बीच का भाग फंडिक कहलाता है। कार्डियक, पाइलोरिक तथा फंडिक। आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियमिया अर्थात कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर लगभग जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं। ये ग्रंथियां आमाशय में जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: म्यूकस सेल, पेरिएटल और ऑक्सिनिक सेल तथा चीफ अर्थात या जाइमोगेन सेल। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, श्लेष्मा या म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं अर्थात ऑक्सेंटिक सेल्स से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेरिसोजेन की सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित कर रखता है। कायम आमाशय के पाइरोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। आंत मुख गुहा, ग्रसनी अर्थात ट्रैकिया, माउथ, किडनी, पित्ताशय, यकृत अर्थात लीवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्त नली, स्टमक, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, परिशेषिका, गुदाद्वार। इंटेस्टाइन। मनुष्य के संपूर्ण आंत को 2 भागों में बांटा जा सकता है: स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा होता है। इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग इलम कहलाता है। इलम की दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें आंत्र रसांकुर अर्थात इंटेस्टाइनल विली कहते हैं। ये रसांकुर आंत की दीवार के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। ग्रहणी तथा ड्यूडेनम तथा स्टमक के मोड़ के मध्य पैनक्रियाज पाया जाता है। बाइल डक्ट तथा पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर इस एक सामान्य वाहिनी अर्थात कॉमन डक्ट का निर्माण करते हैं। यह सामान्य वाहिनी ग्रहण में खुलती है, ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम में खुलती है। छोटी आंत पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता करती है तथा पचे हुए भोजन का अब्जॉर्प्शन करती है। छोटी आंत आहार नाल
का सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत भी 2 भागों में विभक्त होती है, कोलोन तथा रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जो सीकम कहलाती है। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। यह एक अवशेषी अंग अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोलन 3 भागों में विभाजित होता है। ये भाग हैं एक्सेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन तथा डिसेंडिंग कॉलन। एक्सेंडिंग कॉलन रेक्टम में खुलता है जो अंत में एनस के द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। इलियम तथा कोलन के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। संबद्ध पाचन ग्रंथि आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। आंतरिक पाचन ग्रंथियां वे पाचन ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती हैं आंतरिक पाचन ग्रंथियां कहलाती है। इस दीवार में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां अर्थात म्यूकस ग्लैंड्स, आमाशय की दीवार, गैस्ट्रिक ग्लैंड एवं आंत की दीवार की ब्रूनर्स ग्रंथियां आती हैं। बाह्य पाचन ग्रंथियां आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथियों को बाह्य पाचन ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित 3 बाह्य पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथि अर्थात सैलिवरी ग्लैंड्स। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं जो सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहलाती हैं। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं जिन्हें पैरोटिड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के सलाइवा में लगभग 90% जल से 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन तथा लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। लीवर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। यह एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर उपस्थित होता है। यह गहरे धूसर रंग का होता है। यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में विभाजित रहता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर के द्वारा स्रावित पित्त रस अर्थात बाइल पित्ताशय में ही संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त लीवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन्स को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय अर्थात कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ग्लाइकोजिन का निर्माण एवं संचय करता है। यह भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। यह
मेटाबॉलिज्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन अर्थात प्रोटीन डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य नाइट्रोजनीय पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि उत्पन्न करते हैं। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे लीवर यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त लीवर प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः बड़ी आंत में प्रोटीन के प्यूट्रिफिकेशन के कारण कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें रक्त निर्वाहिका शिरा को माध्यम से यकृति में ले जाता है और यकृति इन विषैले पदार्थों को अविषैले यौगिकों में परिवर्तित कर प्रभावहीन कर देता है जो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। गॉल ब्लैडर नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो यकृत के नीचे लीवर के नीचे स्थित होती है। बाइल डक्ट लीवर से जुड़ी होती है। यकृत में दो बाइल बनता है। लीवर में जो बाइल बनता है वह पित्त नली के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है अर्थात गॉल ब्लैडर में आ जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। बाइल यह पीले रंग का क्षारीय अर्थात सलाइन लिक्विड होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। इसमें 85% जल, 12% पित्तवर्धक, 0.7% पित्त लवण, 0.28% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% मध्यम वसाएं तथा 0.15% लेसिथिन होते हैं। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यह कायम की चर्बी को जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में सहायता करता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। पित्त में उपस्थित अकार्बनिक लवण आमाशय से आए भोजन का माध्यम क्षारीय कर देता है जिससे कि अग्नाशयी रस अर्थात पैनक्रियाटिक जूस क्रिया कर सके। पित्त आंत की क्रमाकुंचन गतिविधियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचन रस अच्छी तरह मिल जाते हैं। पित्त अनेक उत्सर्जी एवं विषैले पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का कार्य करता है। यह वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। यह विटामिन के तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है। यदि लीवर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलीरुबिन फैल सकता है जिसे जॉन्डिस कहते हैं अर्थात पीलिया कहते हैं। पैनक्रियाज यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। यह आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि है। पैनक्रियाज में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। अग्नाशयी डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट तथा मूल पित्तवाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम में खुलती है। पैनक्रियाज एक प्रकार का क्लोम रस अर्थात पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है जो नलिका के माध्यम से पक्वाशय अर्थात
गॉल ब्लैडर में आ जाता है। अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज की एक बड़ी की का एक भाग लैंगरहैंस दीपिका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागॉन तथा गामा से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त की शर्करा मात्रा को निर्धारित करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। पैनक्रियाटिक जूस, यह पैनक्रियाटिक सेल्स से स्रावित होता है। इसमें 98% जल, शेष 2% लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसमें इसका पीएच मान 7.5 to 8.7 होता है। अग्नाशयी रस में तीनों प्रकार मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने में एंजाइम होते हैं। इस कारण इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें पूर्णतः 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टेज, लाइपेज, माल्टेज पाए जाते हैं। इसमें माल्टेज एवं इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का तथा लाइपेज लिपिड्स का पाचन करते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। भोजन के मुख में इंजेशन के बाद इसको दांतों के द्वारा अच्छी तरह पीसा एवं चबाया जाता है जिससे वह महीन कणों में विभक्त हो जाता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड द्वारा श्रावण सैलाइवा से दांतों द्वारा पीसा भोजन अच्छी तरह मिल जाता है। लार में 2 एंजाइम टाइलिन एवं लाइसोजाइम पाए जाते हैं। इनमें से टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज ग्लूकोज में अवघटित करता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर का कार्य करते हैं। अब यह भोजन जीभ द्वारा ग्रासिया में ठेल दिया जाता है जहां से यह स्टमक में पहुंचता है। आमाशय में भोजन के पहुंचते ही HCl भोजन से मिलकर टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। साथ ही साथ यह भोजन को अम्लीय अर्थात एसिडिक बना देता है। इसके अतिरिक्त HCl भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। आमाशय में पहुंचा भोजन जठर रस से मिलकर अर्ध तरल लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन तथा प्यूसिन नामक एंजाइम होते हैं। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पहले प्रोटियोजेज तथा फिर पेप्टॉन में परिवर्तित करता है। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। म्यूसिन जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। यह भोजन को चिकना बनाने का कार्य करता है तथा म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है जिससे पाचक एंजाइम का प्रभाव आहार नाल पर नहीं पड़ता। स्टमक में इसके पश्चात भोजन कायम कहलाता है। स्टमक से कायम ड्यूडेनम में पहुंचता है। यहाँ इसमें सबसे पहले लीवर से स्रावित बाइल जूस मिलता है। बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। यह क्षारीय होता है अर्थात सलाइन प्रकार का होता है तथा कायम की प्रकृति को भी अम्लीय से क्षारीय बना देता है। इस कायम की चर्बी को जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में मदद करता है। यह पैनक्रिया से स्रावित पैनक्रियाटिक जूस को
यहाँ आकर मिल जाता काय में मिलता है अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टेज तथा माल्टेज नामक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टॉन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलेज मंड अर्थात स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। इन एंजाइमों की क्रिया कायम पर होती है। कायम पर होने के फलस्वरूप कायम काफ़ी तरल हो जाता है और अब यह इलियम में पहुँचता है। यहाँ इंटेस्टाइनल जूस की क्रिया कायम पर होती है। इंटेस्टाइनल जूस क्षारीय अर्थात इसका पीएच मान 8 होता है। यह एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्रावित होता है। इंटेस्टाइनल जूस में निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टॉन को इम्यूनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज यह लैक्टोज को ग्लूकोज तथा लैक्टोज में बदल देता है। लाइपेज यह इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। अवशोषण छोटी आंत तक भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है अर्थात भोज्य पदार्थ यहाँ इस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि आहार नाल की दीवार उसे अवशोषित कर सके। कायम के अवशोषण की मुख्य क्रिया छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत में स्थित विली की कोशिकाएं अवशोषित योग्य तरल कायम को अवशोषित करने के पश्चात रुधिर एवं लसिका में पहुंचा देती हैं। इस प्रकार पचे हुए कायम को ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड रुधिर कोशिकाओं में एब्जॉर्ब होकर रुधिर में मिश्रित हो जाते हैं, लेकिन फैटी एसिड एवं ग्लिसरीन लसिका में अवशोषित होते हैं। इसके बाद ये पदार्थ रुधिर भ्रमण द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। अनडाइजेस्टेड कायम छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं और बड़ी आंत कायम में से जल को अवशोषित कर लेती है। शेष कायम मल के रूप में रेक्टम में एकत्रित होकर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन तंत्र प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक पदार्थ भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके भोजन प्रदान करते हैं। भोजन पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवों में संपन्न होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल भोज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड अथवा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाते हैं। ऑक्सीजन के इंजेक्शन करने का कार्य श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिकाएं ऑक्सीजन की संपूर्ति प्राप्त करती हैं, साथ ही साथ ऑक्सीकरण उत्पादनों से मुक्त हो जाती हैं। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ गैसेस तथा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर से आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। चूँकि इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया लंग्स में ही संपन्न होती है, इसीलिए इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है।
चूँकि इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है, अतः इसे गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। स्तनधारियों में बाह्य श्वसन दो पदों में होता है, ब्रीदिंग तथा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग, स्तनधारी में एक जोड़े लचीले स्पंजी लंग्स होते हैं जो थोरैक्सिस कैविटी में स्थित एक जोड़ी फुफ्फुसावरणी गुहा अर्थात प्लूरल कैविटी के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं। लंग्स में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया दो भागों में संपन्न होती है। ये है इंस्पिरेशन। पहला है इंस्पिरेशन। जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है, तब उस अवस्था को निःश्वसन अर्थात इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन में बाह्य अंतरार्शुक पेशियां सिकुड़ती हैं, पसलियां तथा स्टर्नम ऊपर तथा बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम की रेडियल पेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे डायफ्राम चिपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन अग्र-पश्च दिशा में बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दबाव कम हो जाता है, फेफड़े फैलते हैं, वायु नासावेस्मो, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्स तथा ब्रोंकियोल आदि से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है। गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। एल्वियोली से ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसरित होकर फेफड़ों की एल्वियोली में पहुंचती है। एक्सपीरेशन, जब श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहर वातावरण में निकलती है, तब उसे एक्सपीरेशन कहते हैं। एक्सपीरेशन में आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियां अर्थात इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के सिकुड़ने के कारण पसलियां फिर अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप प्लूरल कैविटी का आयतन घट जाता है एवं फेफड़ों पर दबाव बढ़ने के कारण यह सिकुड़ता रहता है तथा फेफड़ों की हवा उसी पथ से जिस पथ से प्रवेश करती है बाहर निकलकर वातावरण में वापस चली जाती है। आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियों को उच्छ्वास पेशियां अर्थात एक्सपीरेशन पल्स कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उच्छ्वास संपन्न होता है। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। श्वासोच्छ्वास के फलस्वरूप वायु फेफड़े के लंग के विभिन्न एल्वियोली में पहुंच जाता है। एल्वियोली के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक घना जाल उपस्थित होता है। इस समय वायु की ऑक्सीजन महीन कोशिकाओं अर्थात वेनियस कैपिलरीज की दीवार से होकर इनके रुधिर में पहुंच जाती है। बदले में रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर बाहर जाने वाली कोशिकाओं में मिल जाती है। यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता अर्थात डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संघटन। इंस्पिरेशन के दौरान ली गई वायु नाइट्रोजन की मात्रा 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। एक्सपीरेशन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन सेम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है अर्थात 21 से 17% तक आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यह 4% हो जाती है।
फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उसके दाब के अंतर के कारण होता है। एल्वियोली एयर में ऑक्सीजन का दाब 100 mmHg होता है, जबकि सीरा कोशिका के रुधिर में ऑक्सीजन का दाब 37 mmHg होता है। इसके दबाव में अंतर के कारण ऑक्सीजन वीनियस कैपिलरी के ओर विसरित होता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का दाब एल्वियोलर एयर में 40 mmHg होता है, जबकि सीरा कोशिका में 46 mmHg होता है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड सीरा कोशिका में एल्वियोली की ओर विसरित होती है, अतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। फेफड़े के समान ही गैसीय विनिमय टिश्यू में भी होता है। टिश्यूज में सक्रिय उपापचयों के फलस्वरूप कोशिकाओं अर्थात सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रुधिर में विसरित होता रहता है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में अधिक रहने के फलस्वरूप यह रुधिर से ऊतक की कोशिकाओं में विसरित होता रहता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन का क्रम क्रमशः लंग्स, ब्लड और टिश्यूज द्वारा होता है। इस प्रकार के शरीर में गैसों का आदान प्रदान एक सरल भौतिकी विसरण सिद्धांत पर होता है, अर्थात फिजिकल डिफ्यूजन थ्योरी पर होता है। गैसों का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसों अर्थात ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः लंग्स तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंज है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाती है। हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग अर्थात वायलेट कलर का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा रक्त के पीएच पर आधारित होता है। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्रथम भाग हीमेटिन या हीम कहलाता है। हीम एक आयरन पारफाइन होता है। इसके केंद्रक में एक लौह परमाणु अर्थात फेरस रहता है। हीमोग्लोबिन का दूसरा भाग ग्लोबिन कहलाता है, जो कि एक रंगहीन प्रोटीन है। यह हीमोग्लोबिन का 95% भाग होता है। सिर्फ 5% भाग ही हीम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से लंग्स तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, जो निम्नलिखित हैं। प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस जल मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं अर्थात H2CO3 बनाते हैं। बाइकार्बोनेट्स के रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग अर्थात 70% भाग का परिवहन होता है। यह रुधिर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। आरबीसी में बाइकार्बोनेट का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बोनिक एसिड तथा बाइकार्बोनेट बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा Na2CO3 मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह से संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से संयोग कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार यह लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर कार्बोमिनो यौगिक बनाते हैं। उसके बाद ये कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाते हैं। मनुष्य में सांस लेने की दर 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिलीलीटर वायु फेफड़ों में हर समय भरी रहती है। इसे फेफड़े की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन शरीर के अंदर रुधिर एवं टिश्यूज अर्थात ब्लड एवं टिश्यू द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े अर्थात लंग्स में होने वाले गैसियस एक्सचेंज को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है। अतः इसे सेल्युलरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन या कोशिका श्वसन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रक्त परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है। अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 25% ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन बनता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन तथा एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन नहीं होता उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का यह आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों की सहायता से साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत आने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रक्रम के संपन्न होने में खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार 2 अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उनमें लगभग 7% ऊर्जा मुक्त हो पाती है। शेष ऊर्जा पायरुविक एसिड के बंधनों में ही संचित रह जाती है। यह बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड के पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होती है।
यदि पायरुविक एसिड को अस्थायी रूप से आणविक ऑक्सीजन बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पाता तब यह चरण अस्थायी हो जाता है और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड या एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप पौधों, मांसल, फलों, जीवाणुओं एवं फफूंदों में पायरुविक एसिड का परिवर्तन एथिल एल्कोहल में हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 210 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है। जंतुओं में पेशियों में आणविक ऑक्सीजन की स्थिति में पायरुविक एसिड का परिवर्तन लैक्टिक एसिड में हो जाता है। ग्लूकोज लैक्टिक एसिड प्लस 150 किलो जूल ऊर्जा। अनॉक्सी अर्थात एनॉर्बिक रेस्पिरेशन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में तथा फलों में अल्प समय के लिए होता है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन को शर्करा किण्वन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन का यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के संपन्न होता है, जबकि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उपोत्पाद के रूप में बनते हैं और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है तथा एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। इस चरण के अंत में 36 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज का 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यह अणु ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जीवों को उपलब्ध होता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ह्रासित हो जाती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 2830 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। एनॉक्सीशन तथा ऑक्सीशन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होता है। एनारोबिक श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि ये प्रथम चरण साइटोप्लाज्म में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 38 अणु बनते हैं। इसमें ग्लूकोज अणु से केवल 54 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि इससे एक ग्लूकोज अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह अवायवीय जीवाणुओं, यीस्ट तथा आंतरिक परजीवियों में होता है। यह अधिकांश जंतुओं एवं पेड़ पौधों में होता है। बैक्टीरिया, यीस्ट तथा इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स में होते हैं, जबकि ये एनिमल तथा प्लांट्स में होते हैं। श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की प्रक्रिया सामान्यतः 2 पदों में संपन्न होती है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती अतः यह प्रक्रिया एनॉर्बिक रेस्पिरेशन तथा एरोबिक रेस्पिरेशन में एक जैसी ही होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में
पूर्ण होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूर्ण चक्र में एटीपी के 4 अणु बनते हैं, जबकि एटीपी के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में एटीपी के 2 अणु का शुद्ध लाभ होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आते हैं। ग्लाइकोलिसिस की खोज जर्मनी के 3 जैव वैज्ञानिकों एम्बडेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने किया था। इस कारण इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र। इस प्रक्रिया की खोज 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण अभिक्रियाएं यूकारियोटिक जीवों में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में सेल मेम्ब्रेन में होता है। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। इस चक्र में होने वाले प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं। पहला, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पूर्व पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। बचा हुआ अणु कोएंजाइम A से संयुक्त होकर एसिटल कोएंजाइम बनाता है। एसिटल कोएंजाइम अब कोशिका में उपस्थित ऑक्सजैलो एसिटिक एसिड तथा जल से क्रिया कर साइट्रिक अम्ल बनाता है। साइट्रिक एसिड का क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध विघटन होता है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल बनते हैं, जैसे ऑक्सजैलोस ग्लिसरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ट्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड आदि। इन परिवर्तनों के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु तथा हाइड्रोजन के 8 परमाणु मुक्त होते हैं। अंत में मैलिक एसिड का परिवर्तन ऑक्सैलोग्लिसरिक एसिड में होता है। यह पुनः दूसरे पायरुविक एसिड के साथ संयुक्त होकर क्रेब्स चक्र में पुनः प्रवेश करता है। ऊर्जा का उत्पादन। पायरुविक एसिड के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के तथा एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु ATP के और FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक एसिड के एक अणु से 18 अणु ATP बनते हैं। चूँकि ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं, इसीलिए पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से 36 अणु ATP प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 38 अणु ATP प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पादन क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। मनुष्यों का श्वसन तंत्र।